हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 3 गति के नियम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम जो चीज़ हमने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा पाए हैं वो इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया आपको कोणीय विस्थापन। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको कोणीय विस्थापन क्या होता है। इस यूनिट में जो गति चैप्टर है जो पहले अलग था, इस यूनिट के अकॉर्डिंग है, उसमें ये टॉपिक है छोटे छोटे। कोणीय विस्थापन क्या होता है? किन्हीं दो कोणों के बीच होने वाली कोणीय स्थितियों को कोणीय विस्थापन कहते हैं। मान लो कोई पार्टिकल टी पर है, इस समय ये कहाँ पर आ गया? T1 पर आ गया, ठीक है। कितनी दूरी तय करता हुआ? S1, और ये फिर यहाँ पर आ गया कितनी दूरी, कोणीय दूरी θ2। तो पहला कोण कितना है? θ1, और दूसरा कोण कितना है? θ2। और ये तो पहला कोण θ1, दूसरा कोण θ2, तो इन कोणों में जो अंतर होगा θ2 माइनस θ1, यही तो कोणीय विस्थापन होगा, ठीक है। डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। अगर हम कोण बराबर 4/3 से देखें तो डेल्टा थीटा बराबर इन P से P1 तक पूरी चाप की दूरी कितनी है? डेल्टा S, और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? तो किन्हीं दो कोणों के बीच, यहाँ पर मैंने पार्टिकल की सिचुएशन पोजीशन बताई है वृत्ताकार मार्ग में, वो θ1 और θ2 दो कोणों को लेकर के यहाँ इंगित किए, रिप्रेजेंट किए। अर्थात इन दोनों कोणों के बीच में जो अंतर होता है वही कोणीय क्या होता है? विस्थापन होता है। अर्थात किन्हीं दो कोणों के बीच होने वाली कोणीय स्थितियों को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसका सूत्र आता है निकाल करके डेल्टा थीटा और डेल्टा एस निकाल। लिमिट ले लेंगे आप, डेल्टा थीटा एस 0 तो डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ds हमने कहा। और ऐसे रेखीय वेग समझो, लिनियर वेलोसिटी। रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। ये फॉर्मूला यूज किया था अपने वीडियो में, ds/dt। अब रेखीय वेग है कोणीय वेग, तो कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग जो होता है वो होता है dθ/dt। ये पथ पर डिपेंड करता है। वृत्ताकार मार्ग में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, तो ये सूत्र आया कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय से आया। दूरी कैसी है? कोणीय दूरी, कोणीय विस्थापन dθ बटे में समय, और वेग कोणीय वेग ओमेगा से। यदि एक पूरे साइकिल की बात करें, पूरे चक्र की, तो पूरे चक्र में कितने एंगल घूम जाते हैं बताओ? 360 डिग्री। 360 को हम रेडियन में कैसे लिख देंगे? 2π। तो ये पूरी कोणीय जो विस्थापन हो गया एक चक्कर में 2π हो गया। तो यहाँ पर समय है, किसी क्षण समय है, तो एट इंस्टेंटेनियस टाइम ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। और ये कैपिटल P है टाइम पीरियड, यानी पूरे साइकिल, पूरे चक्र करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया कोणीय वेग का। ये सब यूज होने वाले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला। ये एक पूर्ण चक्र के लिए कोणीय वेग का सूत्र है। ये इसी क्षण यहाँ से और यहाँ तक पार्टिकल थोड़ी सी दूरी ds चापी दूरी तय करके गया, ये कोणीय वेग होगा उसका। ओमेगा बराबर v/r में होता है। और ये छोटी सी बात थी, कोणीय विस्थापन, रेखीय वेग, कोणीय वेग, इनके मात्रा रेखीय वेग का मीटर प्रति सेकेंड, mgs में, cgs में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, कोणीय वेग का मात्रा रेडियन प्रति सेकेंड। क्योंकि अभी सूत्र पढ़ाया था हमने 2π/T, तो 2π पाई किस में होता है? पाई का 180 होता है रेडियन, पाई रेडियन।
तो ऊपर रेडियन आएगा, नीचे बटे में समय आएगा, तो रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग का मात्रक हो जाता है। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में भी संबंध कराया था हमने। हम जानते हैं कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर होता है। डेल्टा टी से दोनों तरफ भाग लगा देंगे, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। दोनों लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। तो ये लिमिट सहित बन जाएगा, ये कैलकुलस के मेथड के लिमिट के अनुसार ये बन जाएगा एक अल्पमान भाग डी थीटा बटे सूक्ष्म, ये हो जाएगा कितना डी एस बटे डी टी। और स्टूडेंट्स आप जानते ही हो, ये मैंने क्या पढ़ा था अभी, कोणीय वेग ओमेगा और ये रेखीय वेग है, तो यहाँ से तिरछी बना करके आ गया बी इक्वल टू आर। इसका भी बहुत रोल है। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताऊंगा आपको, फिर अभिकेंद्र बल के बारे में बताऊंगा। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले इसका व्यंजक भी प्रूव कराऊंगा। अभिकेंद्र त्वरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, अभिकेंद्र त्वरण को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप अभिकेंद्र बल, तो ध्यान से समझेंगे। यह अभिकेंद्र त्वरण यदि कोई वस्तु सीधी मार्ग पर चल रही है, सड़क पर चल रही है, पृथ्वी पर चल रही है, तो रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है उसमें, जिसे ऐसे ही लिखते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन बोलते हैं। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसमें अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा किसकी तरफ होती है? केंद्र की ओर। वैसे भी नाम देखो, अभिकेंद्र, अभिमन्यु एक प्रकार से डायरेक्शन से संबंधित है, अब केंद्र जिसकी दिशा किसकी तरफ होती है? केंद्र की तरफ। तो वह तो कैसा पथ होगा? यहाँ वृत्ताकार पथ होगा। मान लो कोई वस्तु स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है? गति कर रही है। ये यहाँ से और यहाँ पर पहुंच जाता है कोई पार्टिकल, कितना कोणीय विस्थापन तय करता हुआ? डेल्टा थीटा या डी थीटा मान सकते हैं। और सेंटर कितना है इसका वृत्ताकार पथ का? ओ। और त्रिज्या कितनी है? आर। तो शुरू में पिंड कहाँ पर है? मान लो P1 पर है, और फिर कहाँ आ गया ये पिंड? P2 पर आ गया। कितनी चापीय दूरी तय करने के बाद आ गया ये? डेल्टा एस। आप इसे इस प्रकार से खींच सकते हैं त्रिभुज बनाने के लिए। ये P1 से P2 तक की जो चापीय दूरी है वो डेल्टा एस बनाएगा। यहाँ पर जो कण का वेग होगा, यहाँ पर जो कण का वेग होगा वो होगा V1 मान लो, और यहाँ पर जो कण का वेग होगा वो क्या होगा? V2। ठीक है, ये जो चेंज हुआ है V1 V2 हर मोड़ पर, इस प्रकार से अलग बता दे रहा हूँ आपको। ये उच्चतम बिंदु है, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये S। तो जब कोई पार्टिकल को किसी धागे में बांध करके इस प्रकार से घुमाएंगे, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा लो, ये क्षैतिज वृत्त, तो वहां पर 4 पोजीशन आती है। ये बिंदु P, इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इस प्रकार से, घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी दक्षिण में घुमाओगे इस प्रकार से, तो ये पार्टिकल आएगा तो सीधे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इसका वेग कितना मान लेंगे? VQ। परंतु जो अभिकेंद्र त्वरण है जो केंद्र की तरफ खींच रहा है इसे, इसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है? दिशा को चेंज कर देता है। फिर इधर को मुड़ करके ऐसे आ जाएगा, फिर ये सीधे आने की कोशिश करेगा।
फिर ये अभिकर्ण त्वरण क्या करेगा इसे, फिर मुड़ा देगा ये। और यदि यही क्रम चलता रहता है बी आर, यहाँ पर मैंने क्यू बिंदु पर वेग माना है बी क्यू और पी बिंदु पर बी पी, ऐसे आर बिंदु पर क्या मान लेंगे हम बी आर और यहाँ पर बी ऐसे ही यहाँ आर बिंदु पर बी आर, इस प्रकार से घुमाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन किसके कारण चेंज हो रही है, वेग की घूमने की डायरेक्शन पार्टिकल की अभिकर्ण त्वरण के कारण। तो ये त्रिज्या है इसकी ओ से P1 तक, ओ से कहाँ तक P2 तक त्रिज्या है। एक वृत्त की सभी त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। और बात करें त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। अभी बताएंगे कैसे होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो किसके कारण चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, अभिकर्ण त्वरण के कारण, केंद्र की तरफ दिष्ट के। तो केंद्र की ओर दिष्ट त्वरण को क्या कहते हैं हम, अभिकर्ण त्वरण कहते हैं। केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को क्या कहते हैं, अभिकर्ण त्वरण कहते हैं। इसे त्रिज्या त्वरण भी कहते हैं, त्रिज्या त्वरण। अब त्रिज्या त्वरण क्यों कहते हैं, ये त्रिज्या के अनुदिश लगता है, ये त्रिज्या है इस प्रकार से। और इसे लिखते किससे हैं, ए आर से या ए सी से भी लिख देंगे या ए से। याद रखिए अभिकर्ण त्वरण को त्रिज्या त्वरण बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इसे ए आर से प्रदर्शित भी करते हैं और इसे ए सी से भी लिख देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसे खाली ए से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अर्थात ये अभिकर्ण त्वरण कहाँ कहाँ लगता है, जैसे सूर्य कक्षा में एक जगह स्थिर रहता है, जबकि अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो मान लो पृथ्वी है, हमारा एक ग्रह है जो तीसरी कक्षा में स्थापित है, तो पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के। तो सूर्य के और पृथ्वी के बीच में एक प्रकार से वृत्तीय गति कर रही है पृथ्वी, तो उसके बीच में कौन सा त्वरण कार्य कर रहा है, अभिकर्ण त्वरण, यही वाला। और इस अभिकर्ण त्वरण के साथ साथ अभिकेंद्र बल भी लगेगा और अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे। जिस प्रकार से भी कोई पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उसमें अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जैसा मैंने प्रश्न बता दिया। अब V1 है, P1 पर वेग कितना V1 और P2 पर वेग कितना V2 है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से इसकी त्रिज्या को इसके अकॉर्डिंग दूसरा चित्र बना, तो ये वाला कोण कितना होगा, डेल्टा थीटा। ये वेग कितना होगा, ये वाला वेग V1, ये वेग V2, और इसको इस प्रकार से इनमें अंतर देखेंगे हम, तो वो अंतर क्या कह रहा है, डेल्टा V। ठीक है, तो ये एकांक समय में वेग है, तो V2 इनका परिमाण क्या मान लेंगे हम, V मान, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज बना दिया मैंने। इसके वेग के द्वारा भी V1 V2 के द्वारा भी क्या बन जाएगा, काल्पनिक त्रिभुज बन जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो ये तीनों कोण बराबर है इस त्रिभुज के। जब तीन कोण बराबर हैं या दो भुजाएं या एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसे अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है, पड़ी होगी। तो ये डेल्टा एस है। अगर मैंने ये P1 P2 के बटे में OP1 लिख दिया या OP2 लिख दिया, ये भी आर होगी, एक वृत्त की सभी त्रिज्या, तो डेल्टा एस के बटे में क्या आएगा, आर आएगा। इसका आंसर ये आएगा, ये बराबर 20 बटे आर। ऐसे ही इसके बटे में ये लिख दो या ये लिख दो, और ये लिखोगे V1 तो V1 भी कितना माना है हमने, B, और B2 लिखोगे तो वो भी कितना माना, B। तो इसकी दो भुजाएं दे दी हमने अनुसानुपात में, तो इसकी भी दो भुजाएं समान अनुपात में, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर डेल्टा B बटे B लिख दे रहा हूँ। अब हमें थोड़ा सा आगे इसे हल करना है, थोड़ा टेक्निकल ध्यान रखें। समय में कितने समय में कहाँ पहुँच जाता है पार्टिकल, तो समय तो आना नहीं है इसमें। तो मैं एक काम करूँगा, डेल्टा T से दोनों भाग रहा हूँ,
टी से दोनों भाग देंगे। जो मैंने छोटी छोटी परिभाषा में आपको बताई थी सूत्र के माध्यम से भी, तो डेल्टा एस के बटे में क्या आएगा, डेल्टा टी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r इक्वल डेल्टा बी बटे डेल्टा टी इंटू 1/b अलग ले लेंगे। दोनों लिमिट ले लेंगे 1/r। लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट होगा 0 से अग्रसर आगे की, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू 1/b लिखेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा बी होते डेल्टा टी। वाई कैलकुलस मेथड के अनुसार ये क्या बन जाएगा बताया था हमने, या लिमिट मान लो आप ये लाइन का बता सकते हो, डीएस बटे डी टी 1/v ये हो जाएगा डीवी बटे क्या dt। स्टूडेंट 1/r ये हो गया विस्थापन बटे समय, क्या बन गया रेखीय वेग, और 1/v ये क्या बन गया बच्चा, वेग परिवर्तन बटे समय स्थिरांक त्वरण, रेखीय त्वरण बन गया ए। तो बी के बटे में आर बराबर ए के बटे में बी, अब फिर सी गुणा कर दोगे तो ए आर बराबर बी की बी से गुणा बी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण चित्र में जा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आपको ये भी। तो यहाँ ए बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये अभिकर्ण त्वरण का व्यंजक है जो मैंने दूसरे चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट में ही बता दिया था आपको। क्या बता दिया था, विमीय विश्लेषण के द्वारा भी सिद्ध करवाया था। ये बराबर स्क्वायर बटे आर, ये तो रेखीय वेग बी और त्रिज्या आर के पदों में ये अभिकर्ण त्वरण का सूत्र है बयान करके। अभी हमने एक सूत्र अप्लाई करा है इसमें, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या है संबंध है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसे बी के स्थान पर आर ओमेगा ले लेंगे यहाँ पर। तो ए इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे क्या आर, इससे कैंसिल आ। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। अभिकर्ण त्वरण का सूत्र ये भी है, अभिकर्ण त्वरण का ये भी है, ये कोणीय वेग के पदों में। अगर आपको इसे भी चेंज करना है थोड़ा, तो ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एन लगा दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। ये भी अभिकर्ण त्वरण का फॉर्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के फॉर्मूला है। यदि आप इसे और चेंज करना चाहें, ओमेगा का जब एक पूर्ण साइकिलिंग के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2 पाई बटे कैपिटल टी होती है, तो यहाँ 2 पाई बटे कैपिटल टी का स्क्वायर भी कर देंगे। मान लो आपने यहाँ पे ओमेगा का, तो प्यारे स्टूडेंट 4 पाई स्क्वायर बटे टी स्क्वायर आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, जैसे सड़क पर चलते हैं तो अभिकर्ण त्वरण भी कार्य करता है, अभिकर्ण त्वरण के साथ अभिकर्ण बल भी कार्य करता है। जब तीव्र मोड़ आ जाता है, साइकिल चलाते हैं आप या मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई अन्य वाहन, गति को धीमे करते हैं। अगर धीमे ना हो गति तो ज़्यादा झुक जाता है, झुकता है तो किसके कारण झुकता है, वो केंद्र की तरफ क्या कार्य करता है, अभिकर्ण बल। अभिकर्ण बल कब होगा, जब अभिकर्ण त्वरण होगा उसमें, क्योंकि F बराबर होता है M बड़ा होगा। तो केंद्र की ओर कार्य करने वाली त्वरण को क्या कहते हैं, अभिकर्ण त्वरण कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अभिकर्ण त्वरण के बाद में अभिकर्ण बल बता रहे हैं आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है इस प्रकार से, या प्रैक्टिकल करके देख लो आप, एक धागा ले लो आप, ठीक है। धागे के एक सिरे को हाथ से पकड़ना है और दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का 50 ग्राम का 100 ग्राम का कोई पार्टिकल बांध कस के उसे इस प्रकार से घुमाइए आप,
तो डोरी में उस द्रव्यमान के कारण तनाव तो उत्पन्न हो गई, परंतु जो मोड़ आएंगे इस प्रकार से, अगर गति देते रहोगे आप तो वो मुड़ता चला जाएगा और वृत्ताकार मार्ग में घूमता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आपने उस पार्टिकल को, उस डोरी के दूसरे सिरे को जो तुम्हारे हाथ में है आपके, उसे छोड़ देते हैं तो क्या गिर जाता है, और दूर की तरफ गिर जाता है। इसका मतलब क्या है, केंद्र की तरफ उस समय क्या लग रहा था, बल लग रहा था। वो बल जब दिशा चेंज हुई वो बल कहाँ हो गया, फिर बाहर की ओर लगने लगा। अर्थात जब तक उसे वृत्ताकार मार्ग में घुमाते रहते हैं तो अभिकेंद्र त्वरण के साथ साथ एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ पर P, Q, R, S मान लो, यहाँ पर पोजीशन दिखा दी है इसकी, तो ये अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि BP, तो इस पर बल लगा मान लो केंद्र की तरफ ही केंद्र हो F1, और इस पर लग रहा मान लो FQ मान लो, या FP मान लो, F2, ये F3, ये क्या F4। अर्थात केंद्र की तरफ त्रिज्या के अनुदेश एक बल कार्य कर रहा है, इसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे हम तनाव बल भी कहते हैं, टेंशन फोर्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है, तनाव बल। और इसका व्यंजक क्या आता है, आपने विधीय विश्लेषण की विधि से आपने किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला शायद आपको ध्यान होगा, F = mv²/r। ये अभिकेंद्र बल का व्यंजक आता है, निकल करके कैसे आएगा ये बताते हैं। जैसे मैंने धागे की बात की अभी और द्रव्यमान पार्टिकल की बात की थी, तो देखो इसमें 3 चीज़ें आ रही है, द्रव्यमान, वेग और आयाम। जैसा धागे को हमने लिया तो धागे के एक सिरे को हाथ से पकड़ लिया, दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का पार्टिकल बांध दिया। जो 50 या 100 ग्राम का पिंड बांधा वो m है उसका, और जो उस धागा है वो r त्रिज्या का काम करेगा, और जब हम वो मोशन कर रहा है तो वो उसका क्या होगा, वेग होगा। तो तीनों चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं आपको। द्रव्यमान बना हुआ है डोरी में, और डोरी की त्रिज्या क्या, डोरी की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, और वो b वेग से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो F बराबर mv। हाँ स्टूडेंट्स, ये हमने बताया भी m, v और r, F बराबर mv²/r इसका सूत्र होता है अभिकेंद्र बल का। इसके बहुत सारे रूप हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। बल के बारे में सबसे बढ़िया किसने बताया था, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। सेब वाली कहानी पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी छोटी क्लास में भी। तो न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर होता है ma। F क्या होता है, ma। ये पता है सभी को, गणितीय नियम, द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का विषय कौन सा नियम है, ये द्वितीय नियम, गणितीय नियम। अभी मैंने कहीं त्वरण का व्यंजक सिद्ध करवाया था, ये v²/r। ये वाला वैसे इस समय कोविड-19 के कारण बता दिया है, लगाई दिया ना प्रूफ, इसलिए कराया था मैंने अभिकेंद्र बल, जो मैं यहाँ समझाऊँ आपको। आप ये नहीं कहो ये कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने प्रूफ करा दिया। तो v²/r होता है अभिकेंद्र त्वरण। अब हम ए का मान लगा देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 2 से ए का मान लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा F = m, और ए का मान लगा देंगे v²/r। तो ये अभिकेंद्र बल का व्यंजक आ चुका है, और विधीय विश्लेषण से तो करा ही होगा आपने, ऐसे करके F = m/v/r, इसमें घाते a b c, और कांस्टेंट ले लेते थे आप, कांस्टेंट की जगह ज़्यादातर ए का मान लगा देते थे। किसी सिचुएशन में 2π, किसी एक सिचुएशन में 6π, इस प्रकार से, और k की जगह k ही रख दे रहे कभी। तो ये आ गया अभिकेंद्र बल का व्यंजक। और v बराबर होता है सूत्र r ओमेगा। तो F = m, v के स्थान पर मैं लगा दूंगा यहाँ पर क्या, r ओमेगा अपॉन क्या r, m, ये हो जाएगा r² ओमेगा² अपॉन r, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सूत्र आया अभिकेंद्र बल का, वो आ गया द्रव्यमान के पदों में, त्रिज्या r के पदों में, कोणीय वेग ओमेगा के पदों में। इसे और भी, इसे तनाव बल भी कहते हैं, बता ही दिया हमने आपको। इस सूत्र को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो एम आर ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई अपॉन टी पूरे साइकिल के लिए। तो ये हो जाएगा एम आर और 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या टी स्क्वायर। यानी सूत्र में सूत्र को एडजस्ट करना, ये ऑपरेशन सूत्र में करना, नए से नए सूत्र एक दूसरे सूत्र से प्राप्त करना, यही फिजिक्स यहाँ की है। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स। अब विद्यार्थियों 19 अक्टूबर दिन सोमवार से शासन के आदेश अनुसार विद्यालय जितने टाइम निर्धारित किया उस टाइम पर आपको बुला रहे हैं। शायद इससे अगला पार्ट नहीं बन पाए, ठीक है, कोशिश करेंगे हम फिर भी। और मास्क लगा करके विद्यालय आना है, आज सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, क्योंकि देश कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई और बहुत ज़रूरी है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।